नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ। जैसा कि हम इसी क्रम में पढ़ रहे थे वर्ण विचार, तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या रहता है? वर्ण विचार जो है वो हिंदी भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदी भाषा का जो पूरा का पूरा महल है वह इस वर्ण विचार की नींव पर ही टिका हुआ है। अर्थात जिसकी यह नींव मजबूत होगी उसका हिंदी भाषा का महल भी बहुत ही मजबूत होगा। अतः इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमें बड़े ही विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो वर्ण विचार की जब मैं बात करता था तो वर्ण के अंतर्गत क्या रहता है कि जिसके टुकड़े न के, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अर्थात जिसके टुकड़े न हो उसके, अर्थात जिसके टुकड़े न हो उसके। जैसे हम लेते हैं कि राम लेते हैं तो रे आ धन मैं और धन है। अब ये अलग अलग हो गए, हमने राम के टुकड़े किए। तो रे क्या है? रे आ मैं और है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है? वर्ण है, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ये वर्ण है। इसमें क्या रे क्या है? यह व्यंजन है। रे क्या है? व्यंजन। और आ क्या है? स्वर। मैं क्या है? व्यंजन। और ए क्या है? स्वर है। तो वर्ण के अंतर्गत दो बातें आ गई हमारे सामने, एक आया स्वर और दूसरा आया व्यंजन। तो इस आधार पर वर्ण के हम दो भेद कर सकते हैं। पहला भेद है वर्ण का स्वर और दूसरा भेद है वर्ण का व्यंजन। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 मानी गई है, व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और कुल वर्ण हमारे पास हो जाते हैं फिर 44। कुल वर्ण हमारे पास कितने? 44 हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे और जो स्वर है उसके बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। स्वर वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन्हें बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है, वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। स्वर के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं और आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की जब बात आती है, स्वरों को हमने अलग अलग भागों में बांटा, तो उसी तरह व्यंजन को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। जब अलग अलग भागों में बांटने की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थान के आधार पर एक नंबर क्या आता है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण स्थान की बात आती है तो कंठ रहता है, तालु रहता है, मूर्धन्य रहता है, दांत रहते हैं और ओष्ठ रहते हैं। प्रमुख रूप से ये 5 ही अंग है। उसके बाद के जो उच्चारण होते हैं वो दो के योग से हो जाते हैं। जैसे कुछ कंठ तालवे से हो गए और कुछ कंठोष्ठ से हो गए, इस तरह से अलग अलग। फिर आता है, ये था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा हमारे पास आता है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण का जो प्रयत्न होता है वो कहां से किस प्रकार होता है, किस प्रकार का रहता है, वो रहेगा कि संघर्ष होता है या नहीं होता, स्पर्श होता है या नहीं होता, हवा कहां से निकलती है, किस प्रकार निकलती है, हवा लटकती हुई निकलती है, हवा सीधी निकल जाती है मुंह से, हवा दांतों से टकराती है, हवा गले से टकराती है, हवा तालू से टकराती है, हवा जीभ से टकराती है। इस तरह के जो प्रयत्न है, अलग अलग प्रयत्न है, उसके आधार पर हम इसको व्यंजनों को बांटते हैं। तीसरा आता है वायु के आधार पर। वायु के आधार पर भी वायु, मुंह से वायु कितनी निकलती है, अधिक निकलती है या कम निकलती है, मुंह से वायु जो है वो अधिक निकलती है या कम निकलती है, इसके आधार पर। फिर आता है 4 नंबर पर हमारे पास आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर विस्वर की जो मात्रा है, वो जो कंपन जो होता है वो कितना होता है, कम होता है या अधिक होता है। जैसे ही हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर तंत्रियों में जो स्वर की तंत्रियां, जैसे कंठ है या गला, कंठ है या फिर तालु है या जीभ है, या यहां जो हवा जब निकलती है तो जो कंपन होता है वो अधिक होता है या कम होता है, इसके आधार पर स्वर तंत्रियों के आधार पर भेद। तो ये 4 भेद है जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं इनके बारे में। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी
भाग से घर्षण करते हुए निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, जिन्हें केवल स्वरों की सहायता से बोला जाता है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से निकलते वक्त किसी न किसी जगह से टकराती अवश्य है, कंपन अवश्य पैदा होता है, और जिन्हें केवल स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न स्थान के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर ये व्यंजनों का वर्गीकरण है। प्रमुख रूप से हम व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हैं? एक है प्रयत्न स्थान के आधार पर, और दूसरा है, पहला है प्रयत्न स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। सबसे पहले हम प्रयत्न स्थान के आधार पर पढ़ते हैं कि प्रयत्न स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसको प्रयत्न स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। जब प्रयत्न स्थान की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंठ्य। सबसे पहले हमारे पास कंठ्य आता है, कंठ्य व्यंजन। अब कंठ्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कंठ्य व्यंजन कै वर्ग, कै, ख, ग कंठ्य व्यंजन है तथा इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कै, ख और ग ध्वनि अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, कै वर्ग। अब वर्ग का, जैसे कि पहले मैं स्वरों के जो वीडियो उसमें बता चुका हूं, वर्ग से तात्पर्य होता है, कै वर्ग से तात्पर्य कै में आने वाले कै, ख, ग, घ और ण 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं। कै वर्ग में भी 5 होते हैं। उसके बाद जो च वर्ग है उसमें भी 5 रहते हैं। फिर ट वर्ग में भी 5। वर्ग से तात्पर्य है कि उस वर्ग के पांचों व्यंजन या वर्ण जो भी है उसके पांचों व्यंजन उसमें रहेंगे। वर्ग से तात्पर्य उस वर्ग के 5 व्यंजन, ठीक है। इसलिए वर्ग के रूप में, फिर वर्ग की जब बात आती है 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5 उसको संख्या के रूप में भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से समझेंगे थोड़ा आसान हो जाता है, सभी को लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा क्या कै, ख और ग ये नुक्ते वाले हैं, नुक्ता लगा हुआ है उनके नीचे, कै, ख, ग सभी के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता लगाने की जो प्रथा है वो किसने की थी? सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी इन शब्दों में। अरबी फारसी के पहले ऐसे ही ले लिए गए थे अरबी फारसी के शब्द, लेकिन उनमें नुक्ता लगाने की थी। ये कै, ख, ग ये क्या है? अरबी फारसी के शब्द है जिनमें नुक्ते लगे हुए हैं, तो ये भी है। वैसे तो कै वर्ग आ गया और कै, ख, ग अलग है। ये सारे किस्में आते हैं कंठ्य उच्चारण, इनका उच्चारण स्थान कंठ है इसलिए कंठ्य कहलाते हैं। अब इसके अलावा एक साधारण सी ट्रिक बता देता हूं आपको कि जो कै वर्ग है वो कंठ्य है। सबसे पहले कौन सा आता है? कै वर्ग, तो वो कंठ्य है। कै वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, एक बात। दूसरा आता है च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, वो तालव्य कहलाते हैं। 2 नंबर पर तालु आता है ना, कंठ के बाद तालु आता है। कंठ के बाद क्या आता है? तालु, और उधर कै वर्ग के बाद क्या आता है? च वर्ग, ठीक है। उसके बाद आता है तालु के बाद क्या आता है? उधर वर्ग कौन सा आता है? अब देखिए, जैसे सबसे पहले क्या वर्ग रहेगा कि सबसे पहले कै वर्ग रहेगा, और इधर क्या आएगा? सबसे पहले कंठ, तो कै वर्ग क्या कहलाएगा? कंठ है। कै वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है इसलिए ये कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। 2 नंबर पर आता है हमारे पास च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण कंठ के बाद क्या आता है? तालु, तो च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु से, इसलिए च वर्ग क्या कहलाता है? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद च के बाद क्या आता है? ट वर्ग, और तालु के बाद क्या आता है? मुर्दा। मुर्दा क्या होता है? मुर्दा क्या होता है? दांतों के और तालु के बीच का जो कठोर भाग है जहां दांतों की जड़ें रहती हैं वो मुर्दा कहलाता है। तो मुर्दा, वो ट वर्ग जो है वो क्या, उसका उच्चारण कहां से होता है? मुर्दा से होता है। जीभ मुर्दा को टकराती है तब उनका उच्चारण होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ। कहां आप जीभ को लगाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि दांतों के जस्ट ऊपर जो कठोर भाग है वहां पर जीभ स्पर्श कर रही है, और ये स्थान क्या है? ये मुर्दा स्थान है। तो यहां से उसके बाद ट वर्ग के बाद क्या आता है? त वर्ग, तो त वर्ग को देखिए, त वर्ग और उधर मुर्दा के बाद क्या आएगा? दांत। तो त वर्ग के जो सभी वर्ण है वो दांतों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है? दंत्य व्यंजन कहा जाता है। त वर्ग को क्या कहा जाता है? दंत्य व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ के दांतों से स्पर्श के बाद होता है, स्पर्श से होता है, इसलिए इन्हें दंत्य व्यंजन कहा जाता है। त वर्ग को बोलने के लिए हमें जीभ को दांतों से टकराना अवश्य हो जाता है। त, थ, द, ध, ठीक है। तो ये दांतों से टकराना इनका जरूरी हो जाता है। जब तक जीभ दांतों से नहीं टकराएगी तब तक त वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। आप दांतों को बंद कर लीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, त, थ नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से, और ये जो थोड़ा बहुत उच्चारण आप सुन भी रहे हो ये इसलिए हो रहा है कि दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां से हवा क्रॉस हो रही है, इसलिए जीभ दांतों से टकरा रही है, और वो हवा जो निकल रही है, क्योंकि व्यंजन या जो भी ये हम पढ़ रहे हैं वर्ण, वो क्या है? उच्चारण है। मुंह से निकलने वाली हवा है, और वो हवा अलग अलग जगह से टकराती है। जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं ना,
हर जगह से अगर हम ड्रम पर मारेंगे तो अलग आवाज आएगी, अगर हम उसको किसी स्टील के बर्तन पर मारेंगे तो अलग आवाज आएगी। उसी तरह ये जीभ और हवा है हमारी, ये हवा अलग अलग जगह से जब टकराती है तो वहां से अलग अलग आवाज आती है। ठीक है, उसी हिसाब से अब जीभ दांतों को बंद करने के बाद भी अगर दांतों से हवा निकल जाती है तो कहीं ना कहीं वो आवाज अवश्य आएगी जो आवाज आनी चाहिए, लेकिन पूर्णतः वह उच्चारण नहीं हो पाता है। इसी की जगह अगर दांतों को बंद करके हम ट का उच्चारण करना चाहेंगे तो हो सकता है ट ठ ड, इस तरह से हम दांतों को बंद करके ट ठ ड का उच्चारण कर सकते हैं। तो कहने से तात्पर्य कि ट वर्ग जो दंते हैं, उसके बाद आता है प वर्ग, तो प वर्ग और दांतों के बाद क्या आता है ओष्ठ, तो ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग जो है वो ओष्ठ्य कहलाता है, प फ ब भ म। अब ये तो हो गया क्लियर भी, प वर्ग तक तो ये इतने वर्ग हमारे पास आ गए। इसके बाद वाले जो है वो हमें याद करने होते हैं। अब कंठे में क्या आएगा, एक अलग चीज आएगी, क ख ग, अरबी फारसी के, और इनका उच्चारण भी किसमें होता है, अरबी फारसी में होता है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि जो अब ये कहां तक हो गया, मैं तक हो गया, मैं तक हमने उच्चारण कर लिया। कैसे कर लिया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मैं तक हमने कर लिया। अब कौन से बच्चे, य, र, ल, व, श, श, स और है, ये बच गए हमारे पास, क्योंकि क्ष, त्र और ग ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनको हम व्यंजनों की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, ये 33 व्यंजनों से अलग के हैं, क्योंकि ये दो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। संयुक्त व्यंजन को इन व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, संयुक्त वर्ण है वो, ठीक है ना, और ये व्यंजन कहलाते हैं। तो अब देखो य, र, ल, व को अपने कैसे करना है, सबसे पहले च वर्ग से शुरू होते हैं। च वर्ग में आप क्या लिख दो, य लिख दो, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य में आप र लिख दो, उसके बाद दंत्य में आप ल लिख दो, दंते में आप य, र, ल लिख दिए दंते में। उसके बाद ओष्ठ्य में आप क्या लिखोगे, दंते के बाद क्या आएगा, दंते के बाद आ गया ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में आप क्या लिख दो, व लिख दो, ओष्ठ्य में व लिख दो। जैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको कि ये है, सबसे पहले आता है हमारे पास कंठे, फिर आता है हमारे पास तालवे, फिर आता है हमारे पास मूर्धन्य, फिर आता है हमारे पास दंत्य, और फिर आता है हमारे पास ओष्ठ्य। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब य, र, ल, व एक्स्ट्रा जो है, अब कंठे में तो कौन से आ गए, क, ख और ग, ये अरबी फारसी के आ गए। लेकिन आगे के य, र, ल, व को कैसे लिखेंगे, आप इस क्रम में लिखते जाइए, मैं आपको बताता हूं। य लिखिए, फिर इसके नीचे र लिखिए, फिर इसके नीचे ल लिखिए, और इसके नीचे व लिखिए। देखिए कोई समस्या नहीं आएगी आगे वालों को याद करने में भी, क्योंकि वो तो 5 के 5 मैंने बता दिए, 25 तक। तो अब देखिए य, र, ल और व, यह जो है वो तालव्य व्यंजन है, तालु से उच्चारण होता है। र का उच्चारण मूर्धन्य मुर्दा से होता है, और ल का उच्चारण दंत्य से ल से होता है, और व का उच्चारण ओष्ठ से होता है व, ठीक है। वैसे व का उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए ये हो गया। अब देखो आगे वाले कौन से श, ये आ जाएगा, पहले वाला स तालव्य, दूसरे वाला श मूर्धन्य, तीसरे वाला स दंत्य, तीसरे वाला स दंत्य। तो यहां आकर ये सभी के सभी हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं कि कुछ नहीं, जो बाकी बच्चे हैं उनको क्रम से लिखते जाइए, सारणी बनाइए और इस तरह से लिखते जाइए, क्योंकि बाकी तो हमें याद ही रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। क, ख, ग हमें पता है कि कंठे अरबी फारसी में है, वैसे भी क वर्ग कंठे में, तो ये भी नुक्ता लगने से क्या फर्क पड़ गया, हम अपनी तरफ से ये मानते हैं कि नुक्ता लगने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रिक के रूप से। तो ट्रिक के रूप में जब मानते हैं तो क, ख, ग को भी इसी में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे हुए य, र, ल और व आसान, फिर श, श और स आसान। अब ये सारे के सारे वर्ण हमारे पास आ गए हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और बता दें। तालव्य व्यंजन, च वर्ग य, स तालव्य व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठकर ऊपर के दांतों के मसूड़ों के ऊपर तालु को स्पर्श करता है। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठकर ऊपर के दांतों के मसूड़ों से ऊपर तालु को स्पर्श करता है। अब ये बात आपको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक तालु का मतलब यह है कि जीभ और उस चीज का नाम रखना है। जैसे कंठे है तो कंठे में कंठ से हवा निकलती है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, जीभ का उसमें कोई सहयोग नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही तालु की बात आती है तो जीभ
उठकर तालु को स्पर्श करती है, इसलिए वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मूर्धन्य, तो जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है, वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद जीभ दांतों को स्पर्श करती है तो वो दंत्य कहलाते हैं। लेकिन ओष्ठ में कोई कहीं स्पर्श नहीं करता, ओष्ठ में सीधी ओष्ठ से हवा निकलती है, तो एक फर्स्ट और लास्ट दोनों में जीभ का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। तो लास्ट में आता है ओष्ठ, उसके अंदर डायरेक्ट मुंह से हवा निकलती है, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा एक चीज और थी, जैसे वो था ये जो ड और ढ है, देखिए ड और ढ अरबी फारसी वाले जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अरबी फारसी के ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जिनमें ये देखिए ड और ढ, ये ड और जो ढ है ये किस में आ रहे हैं, ट वर्ग में, मूर्धन्य व्यंजनों में। और ट वर्ग में ड और ढ वैसे भी मूर्धन्य में आते हैं और यहां भी अरबी फारसी के भी मूर्धन्य में आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। जैसे क ख ग कहां आए थे, अब कुछ एक चीजें जैसे क से लेके है तक जो वर्ण है उनमें कोई समस्या नहीं है, सभी एक आपको ध्यान है, क से लेके है तक लगातार क्रम में ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सॉरी, क से लेके मैं तक लगातार क्रम में है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद य रे ले व श है आते हैं, उसको भी मैंने बता दिया कि कौन से कहां आएंगे लगातार, वो भी क्रम में है, उसकी भी ट्रिक बता दी। अब क ख ग अरबी फारसी के और ड और ढ जो अरबी फारसी के ले रखे हैं ये कहां आएंगे, तो ये भी मैंने बता दिया कि क ख ग क वाले वर्ग में आएंगे और ड वाले वर्ग में आएंगे, ट वाले वर्ग में आएंगे, जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग में जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या आनी चाहिए व्यंजनों को याद करने में। उसके बाद आते हैं दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन त वर्ग व्यंजन है जो जीभ के ऊपरी भाग द्वारा दांतों को स्पर्श करने से उच्चारित होता है, कोई समस्या नहीं है। औष्ठ्य व्यंजन, ये सारे औष्ठ्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद आता है दंतोष्ठ्य व्यंजन, एक व्यंजन और है दंतोष्ठ्य, वो है व, इसे दंतोष्ठ्य भी कहा जाता है व को। दांत व नीचे का ओष्ठ्य मिलने से होता है फ व्यंजन और व व्यंजन। व ये कौन सा है, हलंत वाला, ओ सॉरी नुक्ते वाला अरबी फारसी वाला वह है। दूसरा वह ओष्ठ में आता है, ये किस में आता है, दंतोष्ठ्य में। और उसके अलावा फ है, ये भी दंतोष्ठ्य में आता है, लेकिन इनका जो क्या है एक अलग उच्चारण स्थान होता है। जो फ है उसका प्रयोग किस में होता है, अरबी फारसी के शब्दों में। फ जो है फ व्यंजन है फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में होता है, और वह का व्यंजन अंग्रेजी के शब्दों में होता है। जैसे फेल, फायदा और वैल्यू, फेल, फायदा और वैल्यू, फेल, फायदा और वैल्यू, इनका अलग अलग जगह उच्चारण होता है, कौन सा, फे का और वे का। उसके बाद नासिके व्यंजन 7 नंबर पर हमारे पास आएंगे। 6 नंबर पर क्या है, 5 नंबर तक तो सिंपल थे, 6 नंबर पर हमारे पास दंतोष्ठ्य आ जाता है, जो दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है, वो है व। उसके बाद आता है व और फ, व और फ, व और फ, ठीक है। उसके बाद आता है नासिके व्यंजन। तो ये पांचों जो है वर्गों के जो पांचों व्यंजन है वो नासिके व्यंजन में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवां वर्ण है वो नासिके व्यंजन में आता है। इस तरह से 7 वर्ग हो गए। और 8 नंबर पर रहता है एक अलजीवा है नाम का एक अकेला व्यंजन है, जो किस में आता है, अलजीवा में आता है। इसके अलावा एक और भाग भी रहता है, वैसे तो 8 भागों में ही बांटा गया है इसको, लेकिन एक और नाम बार बार आता है, वर्तस्य। वर्तस्य व्यंजन, इसको भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। किस प्रकार, सजनल मैं है न है, सजनल मैं है और न है, सजनल मैं है न, इनको वर्तस्य के रूप में माना जाता है कि ये वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं, वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। सजनल मैं है न है, सजनल मैं है न है, सजनल मैं है, क्या है, वर्तस्य। कौन से व्यंजन है ये, वर्तस्य, याद रख लेना है, ठीक है। वर्तस्य का अर्थ है मसूड़ा, वर्तस्य का अर्थ क्या है, मसूड़ा। अतः ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों के साथ जीभ के स्पर्श से ये व्यंजन बोले जाते हैं, जीभ के स्पर्श से दांतों के जस्ट ऊपर बोले जाते हैं। और जो मुर्दा होता है वो उनसे थोड़ा सा ऊपर होता है, जो दांतों के जस्ट पास रहते हैं उन्हें मसूड़े बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है वो मुर्दा होता है, तो ये मसूड़ों के सहयोग से बोले जाते हैं। जीभ जब मसूड़ों से स्पर्श करती है तो वर्तस्य का उच्चारण होता है। तो इनको भी आप एक अलग श्रेणी में डालते हुए थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं कि वर्तस्य व्यंजन कौन सी है। तो सजनल मैं है और न है, सजनल मैं है न है, इसको विद्वानों ने अलग अलग माना है। किसी ने सज को स और जय को माना है, किसी ने न और न को माना है, किसी ने मैं है और न को माना है, किसी ने मह नहीं माना तो किसी ने नह नहीं माना। जितनी किताबें उतने अलग अलग भेद हैं, ठीक है। तो ये रहता है इसका भेद।
ये था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद माने थे हमने? 8 भेद माने थे। कितने मान लिए थे हमने? 8 भेद माने हैं। कितने भेद माने हमने? 8 भेद माने। कौन सा? पहला तो था कंठ्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, 4 नंबर पर दंत्य, 5 नंबर पर ओष्ठ्य, 6 नंबर पर दंतोष्ठ्य, 6 नंबर पर दंतोष्ठ्य, 7 नंबर पर नासिक्य और 8 नंबर पर अलजीवा। ठीक है, ये 8 भाग हमने इसके माने हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और नासिक्य और अलजीवा, ये 8 भेद हमने माने हैं। कितने भेद माने हैं? 8 भेद माने हैं। तो 5 वर्ग जो है वो पहले पांचों में आ जाएंगे, फिर अरबी फारसी के कै ख गए कंठे में चले जाएंगे। जो अरबी कै ख गए वो कंठे में जाएंगे क्योंकि कै वर्ग है, और डे का कौन सा वर्ग? डे डे टै वर्ग में चले जाएंगे, कहानी खत्म। अब य र ले बचे, उनको य र ले और य र ले व और श। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। अब हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं। प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर किसके भेद है? व्यंजनों के भेद। तो सबसे पहला आता है सपृष्ठ व्यंजन या सपृष्ठ व्यंजन, सपृष्ठ व्यंजन या सपृष्ठ व्यंजन, कुछ भी आप उच्चारित कर सकते हैं। सपृष्ठ व्यंजन या सस्पर्श व्यंजन, सपृष्ठ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, कोई भी उच्चारण आप ले सकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीभ या ओष्ठों से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट होता है और श्वास बाहर निकल जाती है, स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के सभी 25 व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के, कै से मैं तक के सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अब क्या इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि कै से लेकर घ तक अर्थात 4 तक जो है वही है। अब इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है स्पर्श व्यंजन का, जिसके बारे में बहुत अधिक मतभेद है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अब इसमें क्या करते हैं, आजकल जो व्याकरण की पुस्तकें चली हुई है उनके अंदर क्या कर दिया कि अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या मान लिए कि कै, ख, ग और घ बराबर 4, उसके बाद टे, ठ, ड और ढ बराबर 4, उसके बाद ते, थ, द और ध बराबर 4, उसके बाद पे, फे, बे और भे बराबर 4, कुल हो गई ये 16। तो स्पर्श व्यंजन कुछ विद्वानों ने 16 ही माने। क्यों माने 16? क्योंकि जो पंचम वर्ण है कौन कौन से, ये अणे और न और मैं, इन पंचम वर्णों को उन्होंने क्या मान लिया? नासिक्य। भी ये तो नासिक्य है। और च, छ, ज, झ, इनको क्या मान लिया? इन 4 को उन्होंने क्या मान लिया? स्पर्श संघर्षी। इनको क्या मान लिया उन्होंने? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी मान लिया कि च, छ, ज और झ के उच्चारण में, च, छ, ज और झ के उच्चारण में हवा कुछ घर्षण के साथ, अधिक स्पर्श के साथ निकलती है, अधिक घर्षण के साथ निकलती है या अधिक संघर्ष के साथ निकलती है, इन्हें स्पर्श संघर्षी मान लिया। इस तरह से कुल कितने हो गए? 4 4 16, 16 और 5 19, अच्छा 16 और 5 21, सॉरी 16 और 5 21, 21 और 4 25, इस तरह से 25 हो गए कुल। तो कुछ विद्वानों ने क्या किया, कुछ ने तो क्या किया 16 मान लिए, कुछ ने क्या किया नासिक्य को इनके साथ रखा, कुछ ने मान लिए 21 मान लिए, कुछ ने क्या किया इनको साथ रखा तो 20 मान लिए, कुछ ने क्या किया इस स्पर्श संघर्षी को इनके साथ रखा तो कुल मान लिए 20।
ठीक है, और कुछ ने इनको साथ रखा तो उन्होंने 21 मान लिए, इन 4 को अलग कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और कुछ ने क्या किया कि इन 4 को माना है, ये 4 वाले वर्ग को इसको माना है, तो उन्होंने 20 माने हैं। तो अधिकतर विद्वानों ने कितने माने हैं? 20 ही माने हैं। अधिकतर विद्वानों ने क्या किया? 20 ही माने हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अधिकतर पुस्तकों में यही दिया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भी इससे पहले यही मानने लगा था, क्योंकि वर्तमान में नई किताबों में इसी प्रकार आ रहा है। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है, ठीक है, अलग अलग, अभी मुझे याद नहीं है उनके सन, अभी मेरे को नोट्स भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उनको नोट किया कि 3 प्रश्न ऐसे आए हुए हैं, 3 प्रश्न अलग अलग जगह ऐसे आए हुए हैं, 3 प्रश्न आए हुए हैं। उन तीनों प्रश्नों में क्या दे रखा है कि एक जगह तो इन पंचम वर्ण में से एक को पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, तो उनमें से एक जगह तो इन 5 में से दे रखा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? और आरपीएससी ने उसे सही माना है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, हमें इनको स्पर्श व्यंजन मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ऐसा ही प्रश्न दूसरी जगह फिर आता है, वहां भी उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो उसके अंदर इस वर्ग में से दे रखा है, छ जय में से एक वर्ण दे रखा था, व्यंजन दे रखा था, इसका मतलब इसको भी मानना पड़ेगा। तो कहने से तात्पर्य कि कै से मैं तक के जो सभी के सभी है, वो पहले के एग्जाम में पहले के जो प्रश्न है उसमें आरपीएससी ने उन प्रश्नों को सही माना है। तो हमें क्या याद करना है? कै से मैं तक के जो सभी व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन ही कहलाएंगे, कै से मैं तक के। हाँ, हम इनको नासिके मानते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, ये नासिके भी है, लेकिन स्पर्श तो है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श तो होती है, बगैर स्पर्श के तो हवा निकलती नहीं है, हवा कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती है, इसलिए स्पर्श में तो ये सभी के सभी आ जाएंगे। उसके बाद चाहे जय स्पर्श तो होती है ना, ज्यादा होती है तो क्या हुआ, लेकिन स्पर्श तो होती है, इसलिए ये भी उसी में रहेंगे। तो स्पर्श की बात करेंगे हम, स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो कै से मैं तक के सभी पंच व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन में आएंगे, आपको याद रख लेना है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो आता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्पर्श संघर्षी च वर्ग के बोलने से सांस कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए च छ जय और जय को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, मैं कह चुका हूं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आता है नासिकीय व्यंजन, कोई समस्या नहीं है। पंचम वर्ण जो है अड़े अणे अणे न और मैं, ये जो पंचम वर्ण है ये पांचों के पांचों किस में आते हैं? नासिकीय व्यंजन में आते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहां तक 3 नंबर हो गया। 4 नंबर पर देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर पर है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये ड और ढ, कौन से है उत्क्षिप्त व्यंजन? ड और ढ जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ड और ढ। ये व्यंजन उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर, जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को कुछ देर तक स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, कठोर तालु को कुछ दूर तक स्पर्श करते हुए और कुछ दूर तक स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है और फिर झटके के साथ जीभ को छोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि झटके के साथ जीभ को छोड़ा जाता है, हवा को एक साथ छोड़ा जाता है, झटके के साथ जीभ और हवा को, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके और भी नाम है द्विस्पष्ट व्यंजन, ताड़न जात, मतलब जीभ को और अधिक ताड़ा जाता है। द्विस्पष्ट, जीभ 2 बार स्पर्श होती है या लंबे समय के लिए स्पर्श, द्विस्पष्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? और द्विस्पष्ट व्यंजन इसके क्या नाम है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना। इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ड और ढ और र के बारे में। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। क्या? द्विस्पष्ट व्यंजन 2 बार। ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीभ को और अधिक ताड़ा जाता है, परेशान किया जाता है अधिक, इसलिए इसे ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। अब इनका क्या प्रयोग होता है? अंग्रेजी से आए हुए जैसे रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन शब्दों का प्रयोग शुक्त व्यंजन की स्थिति में होने पर गड्डी, बुड्ढा व इनमें उपसर्ग के बाद आने पर भी निड्र, सुडोल में इनका उच्चारण नहीं होता है। ड और ढ जो है इनका उच्चारण जो है ये अरबी फारसी के लिए बने हुए, अर्थात इनका उच्चारण क्या होता है? अरबी फारसी के शब्दों में होता है। अंग्रेजी के जो शब्द है उनके अंदर इनका उच्चारण नहीं होता, अंग्रेजी से आए हुए शब्दों में इनका उच्चारण नहीं होता, जैसे रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि, इनमें उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर ये जो शब्द है किसके बाद आते हैं? ड शब्द किसके बाद आते हैं? ये अगर किस शुक्त व्यंजन की स्थिति में आते हैं इकट्ठे,
तो भी इनका नहीं, गड्डी, बुड्ढा, चड्डा, पड्डा, ठीक है ना, इस प्रकार के इनमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उपसर्ग के बाद आने पर भी इनका प्रयोग, ये 3 नियम याद रखने हैं कि उपसर्ग के बाद आने पर भी इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अरबी फारसी डे और डे का किसमें, अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, द्वित्व की स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता, और उपसर्ग के बाद आने पर इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के बाद आने पर इनका प्रयोग, डे और डे का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारे पास लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन के भी 2 नाम है, प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन के भी हमारे पास कितने नाम है, लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन। रै के उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी नजर आती है, लुढ़कती सी नजर आती है, या जीभ में एक प्रकार का रै 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 रै, ठीक है ना, एक प्रकार का कंपन होता है, इसलिए इन्हें प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जीभ टकराकर लुढ़कती सी नजर आ रही है। जैसे कोई लुढ़कने के बाद जैसे आवाज आती है वैसी आवाज आती है, जैसे रै, तो उस प्रकार इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। किसको, रै। अब महत्वपूर्ण कौन से आगे, एक तो आ गया, अभी तक कौन से आए, एक तो आया हमारे पास डे और ढे, डे और ढे आए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। डे और ढे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डे और ढे द्विस्पृष्ट है और ताड़नजात है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, उपसर्ग के बाद आने के बाद भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता, और द्वित्व की स्थिति में भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास आया है रै, जिसे हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं, जिसे हम प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी, लुंठित इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीभ लुढ़कती सी नजर आती है, प्रकंपित इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीभ में कंपन पैदा होता है। ये आ गया। इसके बाद हमारे पास एक और महत्वपूर्ण आएगा, वो है लय। लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, क्योंकि इसमें हवा जीभ के दोनों पार्श्व अर्थात दोनों बगल से निकल जाती है। लय के उच्चारण में, ठीक है, पार्श्व दोनों साइडों से, दोनों हिस्सों से हवा निकल जाती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। किसको, लय को। ये ही महत्वपूर्ण है, डैड है, रै और लय, सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन यही आते हैं। आगे देखते हैं, 6 नंबर पर हमारे पास आता है इष्ट तनिक स्पर्श व्यंजन। इष्ट या तनिक स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण में बहुत कम स्पर्श होता है, जीभ, तालु, ओष्ठ, इन सब का स्पर्श बहुत कम होता है, वो इष्ट या तनिक स्पर्श भी कहते हैं। और जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जा सकता है, जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि वो आधे स्वर के रूप में रहते हैं। तो तनिक इष्ट व्यंजन ये अलग रहते हैं। इसमें कौन कौन से रहेगा, ये और वह। कौन कौन से रहेंगे, ये और वह रहेंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का कहीं जो स्पर्श होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये और वह को क्या बोलते हैं, तनिक स्पर्श व्यंजन। तनिक इष्ट अर्थात तनिक स्पर्श व्यंजन, इन दोनों को कहा जाता है। किसको, ये और वह को, याद रख लेना, तनिक इष्ट। इसके अलावा ये और वह की श्रेणी एक और आती है, जिसमें बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये, रे, ले और वे, ये सभी के सभी क्या आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये चारों के चारों, यह तथा वे, इन्हें अंतस्थ श्रेणी के अंतर्गत बोला जाता है, क्योंकि इनका जो है मध्य का है, स्वर और व्यंजन के मध्य का उच्चारण बोला जाता है। स्वर और व्यंजन का इनका जो उच्चारण है वो स्वर और मध्य, पूरी तरह से न तो ये स्वर के रूप में उच्चारित होते हैं और न ये व्यंजन के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन लय है, और उसके बाद संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन है हमारे पास श, तीनों स और है के उच्चारण में मुख्य अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में वो था स्पर्श संघर्षी, कौन से, च वर्ग। च वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी है, ठीक है, और ये क्या है, संघर्षी। इनके उच्चारण में हवा और अधिक घर्षण के साथ निकलती है, इन्हें इसलिए संघर्ष के साथ निकलती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। श और स को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है को संघर्षी व्यंजन, क्योंकि संघर्ष के साथ निकलती है। इसके अलावा इन्हें घर्षण की वजह से हवा जो है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए उन्हें उष्म व्यंजन भी
कहते हैं। हवा जो है इनके घर्षण अधिक होता है, घर्षण अधिक होने से हवा क्या होती है, मुंह से निकलने वाली हवा गर्म हो जाती है, इसलिए वो ऊष्मा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। गर्म हो जाती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हिंदी में संयुक्त व्यंजन, हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या लगभग 4 मानी जाती है। कौन कौन सी है, एक तो आता है अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये 4 व्यंजन है, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसा पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या भाषा में, हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हमें 4 बतानी होगी। पहले हम 3 माना करते थे, अक्सर हम 3 का ही उच्चारण किया करते थे, क्षय, त्रय और ज्ञ, ठीक है ना। अब ज्ञ को क्या अधिकतर जय भी बोलते हैं, भी जय इसका सही उच्चारण है, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, इसका उच्चारण ग और य के सहयोग से होने लग गया है, इसलिए इसको ज्ञ भी माना जा रहा है और ज्ञ भी सही ही माना जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जय और य को हमेशा जय न बोलकर ज्ञ ही बोला है, इसलिए इसको ही सही मानने लग गए कि यही सही है। तो क और श, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी संयुक्त व्यंजन है, ये यहां समस्या ये रहती है कि आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वर्ण आएगा, जो पहला व्यंजन आएगा वही आधा होगा, अर्थात पहला व्यंजन ही आएगा। व्यंजन हमेशा आधा ही होता है, कहने का तात्पर्य है कि पहले क्या आएगा, व्यंजन आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में दूसरा वर्ण आएगा। कैसे, जैसे क्षय की बात करते हैं तो इसमें क्या है, क हलंत, श बराबर अक्षय, क में हलंत आया है। उसके बाद जय की बात करते हैं तो जय प्लस य किस में आया है, जय में हलंत आया है, ज्ञ। उसके बाद हम त्रय की बात करते हैं तो तय हलंत रै, किस में हलंत आया है, तय में, त्रय। उसके बाद हम बात करते हैं श्रेय की तो शय धन रै, किस में हलंत आया है, शय में। तो आपको ध्यान रखना है किस किस के साथ जुड़ के, पहला जो है वो कै से जुड़कर बनता है तो कै में हलंत आएगा, दूसरा जय से जुड़कर बनता है तो जय में हलंत आएगा, तीसरा तय से जुड़कर बनता है तो तय में हलंत आएगा, और चौथा शय से जुड़कर बनता है तो उसके शय में हलंत आएगा। इस तरह से ये रहेंगे संयुक्त व्यंजन हमारे पास रहेंगे। कितने संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास आती है 4। उसके बाद जो भेद है वो वायु के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया था वायु के आधार पर, वायु के आधार पर हमने 2 भेद किए हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। और उसके बाद आता है, इसको मैं अलग से समझा देता हूं आपको, उसके बाद आता है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अब इनको मैं बताता हूं आपको, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं ट्रिक से, अलग से ट्रिक में बता चुका हूं, अलग वीडियो बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। एक आता है हमारे पास, सबसे पहले हम लेंगे अघोष व्यंजन, अघोष, और उसके बाद लेंगे हम सघोष व्यंजन, फिर हम लेंगे अल्प प्राण, और फिर हम लेंगे महाप्राण व्यंजन। बस इस समीकरण को इसी तरीके से आपने देखना है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, अघोष व्यंजन, और फिर लेंगे सघोष व्यंजन, फिर लेंगे अल्प प्राण, और फिर लेंगे महाप्राण। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें जो वायु की मात्रा है, जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन है वो कम होता है, वो कहलाते हैं अघोष व्यंजन। कम होता है या नहीं होता। सघोष व्यंजन जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है या होता ही नहीं है। अल्प प्राण व्यंजन जिनमें, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण मतलब वायु कम निकलती है, महाप्राण मतलब वायु मुख से अधिक निकलती है, वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए अघोष में आपने क्या लिखना है, अघोष में आपने क्या लिखना है, 1, 2, श और स, ये 3 चीजें लिखनी है सिर्फ। 1, 2, श और स, इतना ही लिखना है आपने। इतना लिखने के बाद बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो ये यहां आ गए, अब बचे हुए कहां जाएंगे, बचे हुए यहां आएंगे। 1, 2 का मतलब है
किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, किसी भी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, मतलब कै और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये रहेंगे पहला दूसरा, ठीक है। और उसके बाद श, श और श, ये रहेंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए 3, 4 और 5, 3, 4, 5 और बाकी कौन से बचे, य, र, ल, व और है, ये सभी यहां आ गए। य, र, ल, व और है को एक अलग श्रेणी बढ़ा लेंगे और नीचे भी लिख देंगे, है दोनों में आएगा। है को वहां एक फुल स्टॉप लगेगा, है किसी भी बात के अंत में हम लिखते हैं, जैसे है, यह है, तो इसमें भी हम दोनों के अंत में लिखेंगे है, कहानी खत्म हो जाती है वहां है की, ठीक है। अब देखिए 1, 2, नेक्स्ट को भी हम 1, 2 से शुरू करेंगे। ये हमें याद रहता है कि पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा। अब ये भी अल्प प्राण है, तो इसको भी हम कहां से शुरू करेंगे, ऐसे शुरू किया, मतलब 1 से, जो शुरू में उसने 1 से शुरू करेंगे, तो 1, 1, 3, 5 लेके वो आएंगे उधर वाले, य, र, ल और व, ठीक है ना। 1, 3, 5 य, र, ल, व है पहले आ चुका, नहीं आएगा। अब पीछे बच्चे हुए कौन से हैं, 2 और 4 और श और स। इस तरह से इस समीकरण के माध्यम से आप आसानी से किस व्यंजनों को, अ घोष और स घोष को, अल्प प्राण को और महाप्राण को कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1, 2 श और स, इतना ही लिखना है। 1, 2 श और स, ये 3 ही लिखने हैं। अब बच्चे को यहां लिख दोगे 3, 4, 5 ये रहा, ले, वे, है। और ये ध्यान रखना है कि है इधर दोनों में रहेगा, है पूछा जाए तो है क्या रहेगा, या तो स घोष में, महाप्राण में। अब इनको अगर अलग अलग पढ़ोगे इस तरह से, जैसे मैंने लिख रखा है या जैसे किताबों में लिखे हुए वैसे पढ़ोगे तो याद रखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसको एक छोटी सी सारणी बनाइए और अपनी रफ कॉपी पर अवश्य कीजिए। जैसे ही आप रफ कॉपी पर 2 बार कर लोगे खुद के हाथ से, परीक्षा तक ही आपको नहीं भूलेगा। 2 बार, सिर्फ आपने 2 बार करना है। 2 बार करने के बाद ये परीक्षा तक आपको नहीं भूलेंगे। अ घोष, स घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए इधर से भी देख सकते हैं, पहला दूसरा श आ गए, तो बाकी उसके बाद 3, 4, 5 ये रहा, ले, वे, ठीक है। अब इधर आते हैं 1, 3, 5। 1, 3 क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ए इसमें है, ए इसमें है, ए पहला स्वर है तो 1 से ही शुरू होगा, ये भी 1 से शुरू होगा और ये भी 1 से शुरू होगा। ये हमें पता है कि एक में 1, 2 होता है और दूसरे में 1, 3, 5 है। एक में 1, 2, 1, 3, 5 है। अब ये क्लियर करते हैं, आगे वाले तो अपने आप आ जाते हैं। इसका याद रखना है कि प्रत्येक के अंत में हम किसी भी बात को खत्म करते हैं तो है से करते हैं, तो दोनों में है यहां आएगा। इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं आगे कुछ बचा हुआ है, तो कुछ ऐसे आसान सी बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संस्कृत के वे स्वर जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत के वे स्वर जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, री और ली, री और ली। ये री बड़े वाला री है, वो छोटे वाला री होता है, ये री बड़े वाला है और ली इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला री स्वर हसु स्वर है जो केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला जो री स्वर है वो केवल क्या है, हसु स्वर है जो केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। तो कहने से तात्पर्य यह है कि जब भी तत्सम तद्भव की हम बात करेंगे तो जहां भी री लगा हुआ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि किसी भी तद्भव शब्द में री का प्रयोग नहीं होता है। उसके अलावा कुछ वर्ण केवल तत्सम शब्दों में आते हैं, जैसे री, अण, श, ये सारे तीनों, इसका ध्यान रखना। ये क्या है कि तत्सम तद्भव में हमारे काम आने वाले शब्द है, ठीक है। री, अण और श, ये शब्द आप किसी शब्द में री लगा हुआ देखते हो तो आप 100% उसे तत्सम ही माने, अण लगा हुआ देखते हो तो आप उसे 100% तत्सम ही माने, और श षटकोण वाला लगा हुआ देखते हो तो भी आप उसे तत्सम ही माने। जैसे ऋतु, ऋषि, पुरुष, गण और रामायण, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। अण और यह पृथक रूप से केवल तत्सम शब्दों में ही आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ देखते हैं, ये देखिए प्राणमुख, अब ये देखिए पृथक से लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद नन, ये देखिए इनमें क्या आ गया, पृथक से लिखा आया। ये अण देखिए और ये अण देखिए,
ये क्या आ रहा है, पृथक से लिखा आ रहा है। जहां पृथक से लिखा आएगा वहां कौन सा होगा, तत्सम शब्द। कौन सा, ये तीनों। उसके अलावा अक्षय और ज्ञ भी केवल संस्कृत में बोले जाते हैं। अक्षय और ज्ञ भी, इनका प्रयोग भी केवल क्या होता है, संस्कृत के शब्दों में ही होता है। अब संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किस किस का होता है वो बता देता हूं आपको। एक तो क्या होता है, री का प्रयोग। किसका, री का। री का, फिर अणे का, फिर से का, से चटकोण वाले से का, फिर अक्षय का, फिर ज्ञ का, और स्वतंत्र रूप से अणे का और ऋण्य का। इन सब का प्रयोग क्या होता है, ये जहां आपको मिलेंगे वहां क्या होगा, तत्सम शब्द ही रहेंगे। इन शब्दों को, ये शब्द जहां भी लगे हुए आपको मिले, ये शब्द जहां भी, ये व्यंजन किसी भी शब्द में लगे हुए मिले तो ये क्या कहलाएंगे, आपको तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। एक बात और याद आ गई, मैं बता देता हूं। अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा निकल जाता है दिमाग से। जैसे मैंने लिखा राम, राम लिखा तो यह क्या है, अपने आप में एक शब्द है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों के साथ विभक्तियों के प्रयोग से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से कथाएं बन जाती है, कहानियां बन जाती है। तो ये क्या है, अपने आप में क्या है, ये शब्द है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है कि राम जा रहा है, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। तब हम उसे क्या कहते हैं, पद। तब हम उसे पद कहते हैं। और जब हम इस पद का परिचय देते हैं, जब हम इस पद का परिचय देते हैं तो वही पद परिचय कहलाता है। जैसे राम का हम परिचय दे सकते हैं कि राम क्या है, पुरुष है। लिंग की तरफ से परिचय, क्योंकि सब जो व्याकरण के उनकी तरफ से अलग अलग होगा। जैसे लिंग की तरफ से भी पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है तो पुरुष है एक। फिर ये क्या है, संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा पद परिचय, इसका तीसरा पद परिचय क्या रहेगा कि ये क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन है। ये चौथा पद परिचय हो गया। पद परिचय मतलब पद, राम क्या है, पद है, और इसका परिचय दिया जाएगा। तो राम क्या है, पहला पद परिचय क्या है कि राम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या, लिंग कौन सा है, पुरुष लिंग है। राम क्या है, क्रिया की बात आती है तो क्या है, राम करता है। और वचन की बात आती है तो राम एक वचन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि राम का पद परिचय, पद है और इसका परिचय, यही पद परिचय कहलाता है। ये थोड़ी सी बात थी, दिमाग में आई तो मैंने बता दी, फिर पता नहीं टॉपिक में कहीं आए ना आए। अब क्या होता है, कुछ एक शब्द आते हैं ऐसे जिनमें हमें समस्या रहती है। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद जब लिखते हैं तो इसमें क्या रहता है, देखिए कि ल नीचे आधा दिखाई दे रहा है। प्रहलाद में क्या है, ल नीचे आधा दिखाई दे रहा है और है पूरा दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें होता क्या है आधा होता है और ल पूरा होता है आधा होता है और ल पूरा होता है। इसी तरह जैसे हम युद्ध देखते हैं तो अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके तो कोई समस्या नहीं है, जो नए विद्यार्थी है वो मात खा जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि जब इसका मतलब अलग अलग विभाजन करना होता है, टुकड़े करने होते हैं, तो वो ध को आधा मान बैठते हैं। लेकिन नहीं है, यहां क्या है, इसके अंदर क्या है, यू द आधा है और ध पूरा है। इसमें क्या है, ध धनुष पूरा है। उसी तरह हम देखते हैं द्वित्व के अंतर्गत, जैसे इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिसमें एक जैसे व्यंजनों के मेल को द्वित्व कहते हैं। एक जैसे व्यंजनों के मेल को, जैसे गन्ना, पक्का, ठीक है, बच्चा, कच्चा, ठीक है। एक जैसे व्यंजनों के मेल जहां होते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बुड्ढा, ठीक है, खड्डा, ये व्यंजन कहलाते हैं। अब एक बिंदु और है हमारे पास, बलाघात या स्वराघात। बोलते समय किसी अक्षर के वर्ण के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात बोलते हैं। क्योंकि उच्चारण स्वर पर होता है इसलिए इसे स्वराघात भी कहते हैं। किसी भी वर्ण को या व्यंजन को बोलते समय उस पर जो बल दिया जाता है इसलिए उसे बलाघात कहते हैं। और उसे वह जो बल दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, स्वर पर दिया जाता है, इसलिए उसे स्वराघात भी कहते हैं। और एक और शब्द आया हमारे पास, अनुतान। अनुतान, बोलने में जो सुर का उतार चढ़ाव, आरोह है अवरोह रहता है, उसे अनुतान कहते हैं। एक शब्द और आया हमारे पास, क्या नाम है उसका, अनुतान। एक शब्द और आया हमारे पास, उसका नाम क्या है, अनुतान। क्या नाम है उसका, अनुतान। क्या नाम है उसका, अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं,
अनुतान किसे कहते हैं? बोलने में जो सुर का उतार चढ़ाव, आरोह है अवरोह होता है, उसे अनुतान कहा जाता है। शब्द और वाक्य दोनों स्तर पर अनुतान का महत्व है। अनुतान, अनुतान और बलाघात दो चीजें हैं। बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात अक्षर के स्वर पर होता है, इसलिए इसे स्वराघात भी कहते हैं। ये थे अपने व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई कुछ छूट गया होगा तो इसको बाद में फिर से तैयार कर लिया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे से आगे बताते जाइए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।